हरे कृष्णा। एस्ट्रो अंजलि विद्या चैनल पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबको सिखाऊंगी कि कुंडली को एक्चुअली में रीड कैसे किया जाता है। जब आप अपनी डिटेल्स लेकर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, अपना डेट, टाइम, प्लेस, ये सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके सामने एक चार्ट यानी कि आपकी कुंडली बनकर आ जाती है। तो एस्ट्रोलॉजर का काम क्या होता है? एस्ट्रोलॉजर आपके उस चार्ट को रीड करके बताता है कि आपका पास्ट क्या था, आपके प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, आपका आने वाला फ्यूचर कैसे रहेगा। जिस तरीके से आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं, अपना एक्सरे करवाते हैं, अपनी ईसीजी रिपोर्ट निकलवाते हैं, आप स्वयं उसको नहीं पढ़ सकते क्योंकि आप उसके लिए क्वालिफाइड नहीं हो। आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपकी रिपोर्ट को पढ़ के बताता है और आपको सरल भाषा में समझाता है कि ये प्रॉब्लम है। सेम काम एक एस्ट्रोलॉजर का है। वो आपकी ईसीजी रिपोर्ट नहीं पढ़ते लेकिन आपकी कुंडली को पढ़ते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि एज अ बिगिनर आप अपनी कुंडली को कैसे पढ़ सकते हो। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी कैसे आप अपनी डिटेल्स की हेल्प से अपनी कुंडली खुद बना सकते हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके पहले वो वीडियो देख सकते हैं। जब आपके पास अपनी कुंडली आ जाए उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि आपकी कुंडली का एनालिसिस कैसे किया जाता है, उस कुंडली को रीड कैसे किया जाता है, वो भी बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली। आपको कुछ भी नहीं पता, ज्योतिष का जे भी ना पता हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। आपको ये नहीं पता कितनी राशि होती है, कौन सी होती है, आपको हाउसेस के बारे में नहीं पता, आपको प्लैनेट्स के बारे में नहीं पता, डोंट वरी, कुछ भी पता होने की जरूरत नहीं है। आपको लेवल 0 से इस वीडियो में सिखाया जाएगा कि आप अपनी खुद की कुंडली कैसे रीड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कुंडली को रीड कैसे किया जाता है, कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि एक कुंडली में 12 भाव होते हैं। भाव मतलब हाउसेस, राइट? तो एक कुंडली जब बनकर आती है तो उसमें 12 हाउसेस होते हैं, या फिर उन्हें 12 भाव भी कह सकते हैं। इसी तरीके से 12 राशियां होती है जिन्हें जोडियक साइंस कहा जाता है। मेष से लेके मीन तक, यानी कि एरीज से लेके पाइसेस तक, तो 12 ही राशियां होती है। इसके अलावा 9 प्लैनेट्स होते हैं, यानी कि 9 ग्रह होते हैं। तो ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि 12 राशियां होती है, 12 हाउसेस होते हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं। इन सभी के ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आपकी कुंडली बनती है और उसको रीड करके एस्ट्रोलॉजर्स आपको बताते हैं। तो आइए वन बाय वन इन सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको हाउसेस के बारे में बताती हूँ। अब आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करते हैं 12 हाउसेस के बारे में। एक कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं, या फिर इन्हें 12 भाव भी कहा जाता है। ठीक है, हाउसेस होते कैसे कैसे इन्हें देखा जाता है, मैं आपको वो बनाकर दिखाती हूँ। अब जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है इसे ही कुंडली कहा जाता है, और इसके अंदर 12 भाव होते हैं। आइए इन 12 हाउसेस के बारे में देखते हैं। ये होता है नंबर 1 हाउस, ये है हाउस नंबर 2, ये है हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 5, हाउस नंबर 6, हाउस नंबर 7, हाउस नंबर 8, हाउस नंबर 9, हाउस नंबर 10, हाउस नंबर 11, हाउस नंबर 12। तो आपने देखा ये कैसे एंटी क्लॉकवाइज ये सर्कल चलता है, तब जाके आपके हाउसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, राइट? तो इस तरीके से आपके ये हाउसेस बन जाते हैं। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है इसमें कि हाउसेस जो होते हैं ना, हाउसेस हमेशा परमानेंट होते हैं। परमानेंट यानी कि हाउसेस फिक्स्ड होते हैं, हाउसेस कभी भी हिलते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कुंडली में भी हाउस 1 यही रहेगा, तो आपकी कुंडली में भी हाउस नंबर 1 यही रहेगा। हाउसेस कभी चेंज नहीं होते हैं, हाउसेस फिक्स्ड होते हैं। अब किसी भी इंसान की कुंडली देखिएगा तो ये वाला जो हाउस है ये हाउस नंबर 7 ही रहेगा, ये वाला हाउस है हाउस नंबर 10 ही रहेगा। तो ये आपको याद करने पड़ेगा कि किस तरीके से प्रोग्रेशन होता है। 1 2 3 ये एंटी क्लॉकवाइज हमें हाउसेस काउंट करने पड़ते हैं। तो हर हाउस का एक मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको ब्रीफली बता देती हूँ। जैसे हाउस नंबर 1 जो होता है, हाउस नंबर 1 दिखाता है आपको आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी अपीयरेंस कैसी है, एंड सो ऑन। सेकेंड हाउस जो होता है, सेकेंड हाउस दिखाता है आपकी फैमिली को, आपकी वेल्थ को, आपकी वैल्यूज को, किन चीजों को आप वैल्यू करते हैं। फिर हाउस नंबर 3 जो होता है, नंबर 3 दिखाता है आपके नेबर को, आपके फ्रेंड्स को, ऑनलाइन चीजों को, शॉर्ट ट्रिप्स को, इन सारी चीजों को हाउस नंबर 3 दिखाता है। हाउस नंबर 4 दिखाता है आपके घर को, आपके सुख को, आपकी माता जी को भी हाउस नंबर 4 दिखाता है। हाउस नंबर 5 होता है आपके लव रिलेशंस का,
इसके अलावा हाउस नंबर 5 आपके बच्चों के लिए भी दिखा जाता है, आपकी एजुकेशन के लिए हाउस नंबर 5 देखा जाता है। हाउस नंबर 6 होता है रोग ऋण रिपू के लिए, वो छठे घर से हम देखते हैं। 7th हाउस से हम देखते हैं आपके पार्टनर के बारे में, आपके स्पाउस के बारे में, जनरल पब्लिक के बारे में। बिजनेस के लिए भी ये हाउस काफी इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली बिजनेस पार्टनरशिप के लिए। 8th हाउस से हम आपकी आयु देखते हैं। 8th हाउस से ही अकल्ट को भी देखा जाता है, जो भी हिडन चीजें हैं वो सभी 8th हाउस से देखी जाती है। हाउस नंबर 9 से देखा जाता है आपके पिता को, आपके गुरु को, आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स को, आपकी हायर एजुकेशन को। हाउस नंबर 10 से देखा जाता है आपका सोशल स्टेटस क्या है, आपका वर्क प्लेस कैसा रहेगा। इन सारी चीजों को हाउस 10 से देखते हैं। और आपकी मदर इन लॉ को भी हाउस नंबर 10 से देखा जाता है। इसी के साथ हाउस नंबर 8 से आपके इन लॉज को देखते हैं। हाउस नंबर 11 की बात करते हैं, इससे हम देखते हैं आपके जो लार्ज फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती है, आपकी इनकम इस हाउस से देखी जाती है। फ्रेंड्स भी देखते हैं इस हाउस से, आपके एल्डर सिबलिंग को देखा जाता है। 12th हाउस आइसोलेशन का होता है, हॉस्पिटल का होता है, जेल्स का होता है, फॉरेन का होता है। जो भी लोग फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए हाउस नंबर 12 को देखा जाता है। तो ये तो मैंने सिर्फ 3-4 सिग्निफिकेशन के बारे में बात करी है। एक हाउस के ऊपर पूरी किताब लिखी जा सकती है कि एक हाउस से किन किन चीजों का विवरण किया जा सकता है, क्या क्या चीजें एक हाउस से देखी जा सकती है। तो इतनी ज्यादा इन डेप्थ स्टडी होती है सिर्फ हाउसेस के ऊपर। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। जिन लोगों को लगता है कि मतलब ऐसे ही देख के बता देते ऊपर ऊपर से, ऐसा नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी अगर आप पढ़ने लगेंगे ना, 5 साल भी आपके लिए कम है, मैं कहूंगी 10 साल भी कम है। आप सारे जितने भी पुराने टेक्स्ट है, बुक्स है, नई जो रिसर्च है, आप सब कुछ पढ़ नहीं पाओगे, सब कुछ याद भी नहीं कर पाओगे। एट द एंड इंसान अपनी ही कुछ टेक्निक्स निकाल कर लाता है जिससे उसको अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। एस्ट्रोलॉजी हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग होती है। सीखते सब लोग एक ही चीज है, लेकिन किसी के लिए कोई चीज काम करती है, किसी के लिए कोई और टेक्निक काम करती है। तो अभी मैं आपको बेसिक्स बता रही हूँ, राइट। आपने हाउसेस के बारे में समझ लिया है कि हाउसेस 12 होते हैं, 12 भाव होते हैं। कैसे हम उनको काउंट करते हैं, 1 to 12 एंटी क्लॉकवाइज हाउसेस को काउंट करते हैं। हाउसेस परमानेंट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। हर हाउस के 2-4 सिग्निफिकेशन मैंने आपको बता दिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब फिर से एक बार अपनी स्क्रीन पर देखिए। अब हम बात करने वाले हैं 12 राशियों के बारे में। तो 12 हमारे पास राशियां होती है, यानी कि 12 ज़ोडिएक साइंस। हाउसेस जैसे मैंने आपको कुंडली पे बनाकर दिखाए थे कि हाउस नंबर 1 ही होता है, हाउस नंबर 12 ही होता है, लेकिन राशियों का ऐसा कोई सीन नहीं होता। राशि कभी भी कुंडली के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। आप कभी भी फिक्स ये नहीं कह सकते कि इसी हाउस में राशि नंबर 2 हमें मिलेगी या 1 मिलेगी या 4 मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। राशि को पहले आप अलग से एक बार समझिए। हमारे पास 12 राशियां होती है। एक जैसे पहली हो गई एरीज राशि, आप साथ के साथ लिख सकते हैं। मेष राशि हो गई, सेकंड हो गई टॉरस, थर्ड जेमिनाई, फोर्थ कैंसर, फिफ्थ लियो, सिक्स्थ वर्गो, सेवेंथ तुला, मेरे माइंड में तुला आ रहा था, इट्स लिब्रा। एट्थ इज स्कॉर्पियो, नाइन्थ इज सेजिटेरियस, 10th is Capricorn, 11th is Aquarius, and 12th is Pisces। तो इस तरीके से 12 राशियां होती है। इनका हिंदी जो नेम होता है आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। राशियों के नंबर्स आप नोट कर लीजिए, राशियों के इंग्लिश नेम्स जो है वो आप नोट कर लीजिए, और आपके हिंदी नेम्स जो है राशियों के वो भी आप नोट कर लीजिए। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली जब आपके पास बनकर आती है ना, तो आपके पास ना ये जो कुंडली होती है इसमें राशि नहीं लिखी होती, राशि का नंबर लिखा होता है। तो राशि मैंने जैसा कि बताया, राशि कभी भी कुंडली में फिक्स नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपको राशि नंबर 2 हमेशा फर्स्ट हाउस में मिलेगी या फोर्थ हाउस में मिलेगी। राशि कहीं भी प्रेजेंट हो सकती है, वो हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होती है, राइट। तो वो देखिए वो डिफाइन कैसे होता है कि किस इंसान की कौन से घर में कौन सी राशि पड़ेगी, वो कैसे डिसाइड होता है। वो डिसाइड होता है आपके फर्स्ट हाउस से। आपका ये जो फर्स्ट हाउस है ना, इसको हम लग्न कहते हैं। लग्न यानी के असेंडेंट, ये आपका फर्स्ट हाउस होता है, राइट। इस हाउस पे डिपेंड करता है कि आपके कौन से घर में कौन सी राशि पड़ेगी। मान लीजिए किसी इंसान का जन्म सुबह
6 बजे होता है, राइट। 6 बजे फिर ये देखा जाएगा कि अर्थ के ईस्टर्न होराइजन में उस समय कौन सी राशि उदय हो रही थी। मान लीजिए उस समय टॉरस राशि उदय हो रही थी अर्थ के ईस्टर्न होराइजन में, तो इनके फर्स्ट हाउस में नंबर 2 राशि पड़ जाएगी। मान लीजिए किसी इंसान का जन्म 8 बजे होता है, असेंडेंट लगभग 2 घंटे तक सेम रहता है, 2 घंटे के बाद असेंडेंट आपका चेंज हो जाता है, तो टॉरस के बाद कौन सा नंबर आएगा, इधर देखिए नंबर 3, टॉरस के बाद नंबर 3 आएगा, 2 घंटे बाद असेंडेंट बदल गया, तो यहाँ पे जेमिनाई राशि हो गई। तो अब फर्स्ट हाउस में राशि कौन सी आ जाएगी, यहाँ पर राशि आएगी राशि नंबर 3। तो इस तरीके से अब देखिए प्रोग्रेशन कैसे होगा, जैसे पहले यहाँ पे नंबर 2 था तो काउंटिंग कैसे चलती, 2 3 4 5 6 इस तरीके से 12 हाउसेस तक, राइट। अब मान लीजिए यहाँ पे राशि नंबर 3 थी, किसी का जन्म 8 बजे हुआ है और ईस्टर्न होराइजन में उस समय मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई राशि उदय हो रही थी, तो इनका लगन 3 नंबर का बन गया, यानी कि जेमिनाई राशि है फर्स्ट हाउस में। तो फिर बाकी के हाउसेस फर्स्ट हाउस पे डिपेंड करते हैं, तो सेकंड हाउस कौन सी राशि बन जाएगी, 4, थर्ड हाउस में फिफ्थ राशि आ जाएगी 6 7 8 9 10 11 12 1 2। इस तरीके से डिसाइड होता है कि कौन से हाउस में कौन सी राशि आती है। और अब बात आती है प्रेडिक्शन की, क्योंकि मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि राशि को रीड कैसे किया जाता है, राइट। अब मान लेते हैं जैसे इस इंसान के फर्स्ट हाउस में राशि आ गई है जेमिनाई, तो देखिए रीडिंग कैसे करी जाती है, हर जो राशि होती है ना उसका एक गवर्निंग प्लैनेट होता है। ये भी आप लिख सकते हैं, जैसे एरीज राशि है, नंबर 1 राशि है, इसको गवर्निंग लॉर्ड जो है वो है मार्स है। सेकंड राशि को गवर्न जो करते हैं वो है वीनस, सॉरी, सेकंड राशि को गवर्न करते हैं वीनस। थर्ड राशि को गवर्न करते हैं मर्क्यूरी, कैंसर को गवर्न करते हैं मून, लियो को गवर्न करते हैं सन, वर्गो को अगेन मर्क्यूरी, लिब्रा को गवर्न अगेन वीनस, स्कॉर्पियो को मार्स, सेजिटेरियस को जुपिटर, कैप्रिकॉर्न को सैटर्न, एक्वेरियस को सैटर्न, पाइसेस को जुपिटर। तो इस तरीके से आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन से नंबर की राशि का नाम क्या है, उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, अर्थ मतलब उसका नाम ही क्या होता है, और दूसरा कि उस राशि को कौन सा प्लैनेट गवर्न करता है। इन प्लैनेट्स के भी अब हिंदी में नाम होते हैं, मार्स को मंगल कहते हैं, चंद्रमा को मून कहते हैं, सन को सूर्य देव कहते हैं, वीनस को शुक्र कहते हैं, सैटर्न को शनि कहते हैं, जुपिटर को बृहस्पति कहते हैं। इस तरीके से इनके हिंदी इंग्लिश नेम्स होते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा वो आप याद कर सकते हैं अपने हिसाब से, राइट। अब देखिए मैं बता रही थी कि प्रिडिक्शन कैसे करी जाती है। जेमिनाई राशि यहाँ पर है, जेमिनाई के रूलिंग प्लैनेट क्या है, मर्क्यूरी। अगर आप मेरी थोड़ी बहुत न्यूमरोलॉजी की वीडियोस भी देखते होंगे, वहां पे अगर किसी ने मूलांक 5 या भाग्यांक 5 के बारे में पढ़ा होगा, तो जो भी उन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, जैसा एक मूलांक 5 वाला इंसान है, इस इंसान की भी ना कैरेक्टरिस्टिक कुछ इसी तरीके की मिलेगी, क्योंकि इसके फर्स्ट हाउस को मर्क्यूरी प्लैनेट रूल कर रहा है, राइट। तो ये इंसान थोड़ा चंचल होगा, घूमने फिरने का शौकीन होगा, हमेशा मौज मस्ती के मूड में रहता होगा, और हमेशा थोड़े यंग लुकिंग, अपनी एज से कम दिखाई देते हैं, और इनकी हरकतें भी थोड़ी ऐसी होती है, इमेच्योर आप कह सकते हो, कि जितनी इनकी एज है उस हिसाब से इतना मेच्योरली ये लोग एक्ट नहीं करते हैं, काफी ज्यादा स्किलफुल होते हैं, बोलते बहुत कमाल का है, राइट। तो प्रिडिक्शन इस तरीके से करी जाती है, क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या होता है, देखो फर्स्ट हाउस होता है आपका, मैंने बताया था ना कि फर्स्ट हाउस आप हो, आपकी पर्सनालिटी, आपकी कैरेक्टरिस्टिक, आपकी अपीयरेंस कैसी है, तो यहाँ पे जो भी राशि आएगी वो वैसे ही आप बन जाओगे, राइट। तो वो कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर आ जाएगी, तो इस तरीके से प्रिडिक्शन करी जाती है। ये मैं खाली आपको राशि के हिसाब से बता रही हूँ, ऐसे मेन प्रेडिक्शन नहीं होती। ऐसे तो आपके कोई ना कोई हाउसेज में मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा विराजमान है, ठीक है, चंद्रमा बैठे, फिर यहाँ पे चंद्रमा को भी कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। बट अभी हम प्लैनेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं खाली राशि की और हाउसेज की, कि कैसे आप हाउसेज और राशि की राशि को ब्लेंड करके भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आपको प्लैनेट्स की भी जरूरत नहीं होती और वो प्रिडिक्शन भी आपकी सही निकलेगी, राइट।
तो इस तरीके से राशि और हाउस की एनर्जी को ब्लेंड करके प्रिडिक्शन करी जाती है। तो हमारा सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया कि राशि कौन सी होती है और राशि का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है हाउसेस के ऊपर और किस तरीके से प्रिडिक्शन करी जाती है, राइट। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप के ऊपर, जहां पे हम प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। अब फिर से आप एक बार स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, अब हम बात करेंगे प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स यानी के ग्रह। तो एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह माने गए हैं, 9 प्लैनेट्स माने गए हैं, जो कि होते हैं सन, मून, मर्क्यूरी, मार्स, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु। आई गेस 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 प्लैनेट्स हो गए। इनके हिंदी के नाम जो होते हैं वो आप देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। तो ये 9 प्लैनेट्स आपको याद होने चाहिए कि 9 प्लैनेट्स होते हैं। अब प्लैनेट का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि हो सकता है किसी इंसान की कुंडली में, जी, हो सकता है किसी इंसान की कुंडली में यहाँ पे आपको चंद्रमा दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरे इंसान की कुंडली में चंद्रमा यहाँ पे है, तीसरे की में यहाँ दिखाई दे रहा है। किसी की कुंडली ऐसी होती है कि बहुत सारे प्लैनेट्स एक हाउसेस में बैठे हैं, जैसे यहाँ पे मून है, सन भी है, राहु भी है, जुपिटर भी है, सैटर्न भी है। हो सकता है 5-5 प्लैनेट्स भी कई बार एक ही हाउस में प्रेजेंट हो सकते हैं। और कुछ कुंडली ऐसी होती है कि जिनमें हर प्लैनेट अलग अलग हाउसेस में अलग अलग राशि में बैठा हुआ है, राइट। तो ऐसे अलग अलग तरीके की आपको सिचुएशन हर कुंडली में दिखाई देगी। अब ये देखिए उसका डिसीजन कैसे होता है कि कौन सा प्लैनेट किस राशि में बैठा होगा। अब उसके लिए आपको फिर से समझना पड़ेगा कि जिस दिन आपका जन्म हुआ, जिस समय आपका जन्म हुआ और जिस जगह पे आपका जन्म हुआ, उस पर डिपेंड करता है कि उस समय आकाश में ग्रहों की स्थिति क्या थी। जैसे अभी आपने रिसेंटली बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बृहस्पति का गोचर अभी वृषभ राशि यानी कि टॉरस में हुआ है, यानी कि 1 साल पहले तक बृहस्पति देव जो थे वो मेष राशि में विराजमान थे, लेकिन अब वो वृषभ राशि में आ चुके हैं। तो जिस इंसान का जन्म मान लीजिए कि 1 मई को हुआ है, उसकी कुंडली में बृहस्पति आपको नंबर 2 की राशि में मिलेंगे, लेकिन किसी इंसान का जन्म 2 दिन पहले हुआ होगा तो उसकी राशि में आपको बृहस्पति आपके मेष राशि में मिलेंगे। तो इस तरीके से प्लैनेट्स की पोजीशन डिफाइंड होती है। जिस समय आपका जन्म हुआ होगा ना, उस समय हर प्लैनेट की एक पोजीशन होगी कि वो कौन सी राशि में, कौन से नक्षत्र में बैठे। और जब आपका असेंडेंट यानी कि आपका लग्न डिसाइड हो जाता है आपके जन्म के हिसाब से, तो उस तरीके से आपके प्लैनेट्स भी आपकी कुंडली में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, राइट। अब मेन बात क्या है, मेन बात आपको ये दिखानी है कि प्रिडिक्शन कैसे करी जाती है। आइए वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि ये कन्या लगन की राशि है, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इस कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ये है, चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा है यहाँ पे। अब देखिए हम प्रिडिक्शन कैसे करते हैं। पहली बात तो ये है 8th हाउस, ठीक है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे राशि कौन सी है, एरीज। तीसरी बात क्या है, यहाँ पे प्लैनेट कौन सा है, प्लैनेट है यहाँ पे मून। तो अब हम इन तीनों चीजों की एनर्जी को ब्लेंड करके फिर प्रेडिक्शन करते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको समझाती हूँ। इसमें एक चीज और नोट करनी पड़ती है कि जो चंद्रमा है वो कौन से घर का स्वामी है, राइट। चंद्रमा मैंने आपको इससे पहले सिखाया था कि कौन सी राशि होती है और राशि का रूलिंग प्लैनेट कौन सा होता है। वहां पे आप दोबारा जाइए, देखिए कि नंबर 4 राशि कौन सी थी, कैंसर। और कैंसर का रूलिंग प्लैनेट क्या था, मून। यहाँ पे 4 के इधर लिखा है, ये देखिए 11th हाउस है आपका, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। तो मून जो है वो आपका 11th लॉर्ड है और आपके 8th हाउस में बैठा है और इसमें एरीज राशि में बैठा है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि 11th हाउस आपकी इनकम का होता है कि इंसान पैसा कहाँ से कमाएगा। तो चंद्रमा जब अष्टम भाव में चला गया तो ये एक इंडिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे मेष राशि भी है, तो इंसान अपने 8th हाउस में बहुत ज्यादा सक्रिय है,
एक्टिव है। देखिए जो मैंने आपको राशि बताई थी, राशि की मैंने आपको डिटेल्स तो नहीं बताई, बट हर राशि की ना अपनी भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको आप उनके ना प्लैनेट से थोड़ा थोड़ा मैच कर सकते हो। जैसे मेष राशि जो होती है उसकी रूलिंग प्लैनेट मार्स होते हैं, मार्स यानी कि मंगल, एक सोल्जर, एक फाइटर। तो उस तरीके की एनर्जी एरीज राशि की, मेष राशि की भी होती है। तो इनके 8th हाउस में एरीज राशि पड़ रही है, तो ये इंसान अपने 8th हाउस के मैटर्स के लिए, यानी कि इनके इन लॉज हो गए, अकल्ट सब्जेक्ट यहीं से देखे जाते हैं, और भी जो हिडन रिसोर्सेज होते हैं, तो वो अपनी 8th हाउस की एक्टिविटीज में ना बहुत ज्यादा सक्रिय, बहुत ज्यादा एक्टिव और एक फाइटिंग स्पिरिट वाले होंगे। राइट, जॉइंट एसेट्स होते हैं 8th हाउस, तो उनके लिए ना बहुत एक्टिव रोल में एक एक्टिव रोल निभाएंगे। राइट, अब यहाँ पे चंद्रमा आ गया। चंद्रमा क्या बोलते हैं, चंद्रमा जिस हाउस में होता है ना, उस हाउस में आपका मन लगता है। राइट, अब इन सारी चीजों को देखिए ब्लेंड कैसे करते हैं। इस इंसान का चंद्रमा 8th हाउस में, इसका मन लगेगा अकल्ट जैसी चीजों में। राइट, ये इसके 11th हाउस से भी कनेक्टेड है, तो ये इंसान अकल्ट से पैसा भी कमा सकता है। करेक्ट, पैसा इसने कमा लिया। राइट, और ये इसमें बहुत अच्छे से और एक सक्रिय रूप से काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे राशि देखिए आप, राशि कौन सी है, राशि एरीज है। राइट, तो ये इंसान बढ़ चढ़ के इस चीज में पार्टिसिपेट करेगा, और इस चीज को लेके उसकी लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स भी काफी होंगी, क्योंकि अपने 8th हाउस की चीजों को लेके वो एक फाइटिंग स्पिरिट रखता है ना, उसके अंदर एक जज्बा है। तो जब भी कभी उनकी आर्ग्यूमेंट होगी एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट रिलेटेड चीजों में, हमेशा वो इंसान ना लड़ने को तैयार रहेगा कि मुझे अपना यहाँ पे पॉइंट प्रूव करना है। 8th हाउस जैसे मैंने बताया कि जॉइंट एसेट का होता है, तो इस इंसान को अपने जॉइंट एसेट पे बहुत ज्यादा लगाव है। अपने पार्टनर के साथ जो भी इन्होंने जॉइंट एसेट बनाए, इनको बहुत लगाव रहेगा कि मेरे जॉइंट एसेट्स अच्छे से ग्रो करें, और इवन अपने पार्टनर के साथ भी लड़ने को तैयार होंगे अपने जॉइंट एसेट के लिए कि तुम अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, तुम अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे मैं ही सब कुछ करे जा रहा हूँ। राइट, उसको लेके काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, मन इनका यहीं पे लगेगा। तो इस तरीके से हाउस प्लस राशि प्लस प्लैनेट की एनर्जी को ब्लेंड करके फिर प्रेडिक्शन करी जाती है। अब बात सिर्फ इतनी नहीं है, अब बात यहाँ पे दृष्टियों की भी आ जाती है। हर जो प्लैनेट होता है ना, मैंने आपको ये सारे प्लैनेट बताए, इनकी कुछ कुछ दृष्टि होती है। जैसे सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है, चंद्रमा की भी 7वीं दृष्टि हर प्लैनेट के पास होती है। दृष्टि का मतलब क्या होता है, मान लीजिए सूर्य देव यहाँ पर बैठे हुए हैं। राइट, अब सूर्य देव की दृष्टि जो हुई, यानी मैंने बताया कि 7वीं दृष्टि है। दृष्टि कैसे पड़ेगी, 7वीं दृष्टि है तो यहाँ से 7 हाउसेस आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। या 7वीं दृष्टि जो होती है वो हमेशा एकदम अपोजिट ही पड़ती है। राइट, अब मान लीजिए अगर यहाँ पे सूर्य देव नहीं थे और इस हाउस पर किसी और की दृष्टि नहीं आ रही थी, तो खाली हम सिंपल ये वाली प्रेडिक्शन कर देते। लेकिन अब यहाँ पे सूर्य देव की दृष्टि आ रही है, उसकी एनर्जी को भी हमें यहाँ पे ब्लेंड करना पड़ेगा। राइट, मान लीजिए शनिदेव यहाँ विराजमान है, शनिदेव की 3री दृष्टि होती है, तो 1 2 3, तीसरी दृष्टि शनिदेव की पड़ गई यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मंगल है, मंगल की 4थी दृष्टि होती है, मंगल की 4थी दृष्टि पड़ गई इधर। और मान लीजिए कि 4th हाउस में जुपिटर है, जुपिटर की 5वीं दृष्टि होती है, 5वीं होती है और भी होती है, लेकिन 5वीं दृष्टि फिर यहाँ पे पड़ गई। तो प्रेडिक्शन करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी चीजें, प्लेसमेंट, हाउस, राशि, दृष्टि, योग क्या बन रहे हैं, सारी चीजों को देख के फिर प्रेडिक्शन करी जाती है। आज मैंने आपको जो सिखाया है वो बहुत बेसिक चीज है कि हाउसेस को आप कैसे पहचानेंगे, हाउस 1 से लेकर 12 तक कहाँ पे होती है, राशियां कौन सी होती है, राशियों के नाम, उनके रूलिंग प्लैनेट क्या क्या होते हैं, और आपके प्लैनेट्स की पोजीशन कैसे हो सकती है, और कैसे इन सारी चीजों को ब्लेंड करके प्रेडिक्शन करी जाती है। अभी मैंने आपको सिर्फ एक टेस्ट दिया है कि एस्ट्रोलॉजी में रीडिंग्स कैसे करी जाती है, कंसल्टेशन कैसे करी जाती है, कैसे एस्ट्रोलॉजर्स आपके फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर पाते हैं। फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं तो एक और चीज बता देती हूँ, फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट करा जाता है। पहला तो आपकी दशा देखी जाती है कि आपकी दशा क्या चल रही है। दशा डिपेंड करती है आपका चंद्रमा किस प्लैनेट के नक्षत्र में है। राइट, मान लीजिए किसी इंसान का जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है, कृत्तिका नक्षत्र का रूलिंग प्लैनेट होता है सन, तो इस इंसान का जन्म जो हुआ होगा ना, वो जन्म इसका हुआ है सन की महादशा में। राइट, फिर सन की प्रोग्रेशन कैसे रहेगी, इसके बाद चंद्रमा की दशा आ जाएगी, मंगल की दशा आ जाएगी, राहु की आ जाएगी, बृहस्पति की दशा आ जाएगी। तो इस तरीके से दशा का प्रोग्रेशन रहता है। तो जिस समय आप जो सी दशा चल रही है उसको देख के प्रेडिक्शन करी जाती है कि जिस प्लैनेट की दशा चल रही है वो कौन से हाउस में बैठा है, पॉजिटिव हाउस में बैठा है, फ्रेंडली साइन में बैठा है, और जो उसके अंतर दशा का लॉर्ड है वो कहाँ पर है। इसके अलावा
गोचर देखा जाता है, ट्रांजिट देखा जाता है। मान लीजिए जैसे यही राशि अभी आप सबने देखा होगा और मैंने भी डिस्कस किया कि 1 मई को जुपिटर का ट्रांजिट वृषभ राशि में यानी कि टॉरस राशि में हुआ है। तो जुपिटर का ट्रांजिट मतलब जो प्लैनेट आपकी कुंडली में है वो तो फिक्स है, वो चेंज नहीं होते। लेकिन ऐसा थोड़ी है आपके पैदा होने के बाद दुनिया रुक गई है, प्लैनेट मूव ही नहीं कर रहे, वो मूव कर रहे हैं। तो ट्रांजिट जो होता है ना वो आपका वेरिएबल पार्ट है, वो हमेशा चलता रहता है, घूमते रहते हैं प्लैनेट अपनी स्पीड पे अपनी राशियों में। तो जुपिटर अब ना घूमते घूमते आपकी सेकंड राशि टॉरस राशि के ऊपर से घूमते हुए जाएंगे, राइट। तो मान लीजिए यहाँ पे जुपिटर आ गए हैं और मान लीजिए चंद्रमा की प्लेसमेंट यहीं पर थी, तो यहाँ पे जुपिटर आ गया तो ये इंसान हायर एजुकेशन के लिए जा सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलीजियस ट्रेवल्स के लिए जा सकता है, राइट। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी ऐसे कुंडली में। मतलब ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए होता है कि कैसे दशा और फिर गोचर यानी कि ट्रांजिट को देखकर फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जाता है कि अभी आगे आने वाले 1 साल में क्या होगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, वरना बहुत ज्यादा हैवी डोज हो जाएगी। तो ये थी एक बिगिनर फ्रेंडली वीडियो जहां पे आपको कुछ भी नहीं पता है कि हाउसेस, राशि, प्लैनेट्स क्या होते हैं, आपके पास केवल अपनी कुंडली है। तो अब आप समझ गए हो कि कैसे प्लैनेट, हाउसेस, राशि देखी जा सकती है और उस हिसाब से प्रिडिक्शन की जा सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे जरूर बताइए। और अगर इसी तरह की वीडियोस और भी चाहते हो और एक एडवांस वर्जन जहाँ पे धीरे धीरे सारी चीजें आपको सिखाई जाए, तो उसके बारे में भी मुझे जरूर बताइए। मैं आपके लिए फर्दर इसी तरीके से बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस लेकर आऊंगी जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं कि कैसे प्रेडिक्शन करी जाती है और आप अपने खुद एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई है। अगर आप मुझे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।